हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कास्टी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि कास्टी वर्ब क्या होता है और कास्टी वर्ब कितने हैं और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी लोगों को कास्टी वर्ब जो है बताने का प्रयास करता हूँ कि कास्टी वर्ब क्या होता है। ठीक है, काजिटिव वर्ब। देखिए काजिटिव वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखिए काजिटिव वर्ब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो काजिटिव वर्ब होता है इनकी संख्या जो है स्टूडेंट्स वो 4 है। ये पहला काजिटिव वर्ब है गेट, दूसरा है मेक, तीसरा है काज और चौथा जो काजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स वो हैव है। इन चारों के अलावा और कोई काजिटिव वर्ब है नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, काजिटिव वर्ब का हिंदी अर्थ प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब काजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को हम लोग पहचाने कैसे, तो काजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स जो है बोर्ड पर नोट करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे अगर वो काजिटिव वर्ब वाला होगा तो पहला कंडीशन यही है स्टूडेंट्स कि सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे कि आपको वहां पर आना दिखाई देगा। आना, ठीक है, आना का मतलब जो है कम नहीं स्टूडेंट्स, जो है कोई वर्ब आएगा उसमें आना जुड़ा रहेगा या वाना दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करता हूँ, डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए। तो आप थोड़ा सा पहले मेरे कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। पहला कंडीशन ये है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको आना या वाना दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट, देखिए काजिटिव वर्ब में होता क्या है, काजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस में यही होता है कि इसमें स्टूडेंट्स दो कर्ता होते हैं, इसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, 2 सब्जेक्ट होते हैं। अब किस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, देखिए एक जो सब्जेक्ट होता है, पहला जो सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है जो है वो काम कराने वाला होता है, काम को कराने वाला सब्जेक्ट है, काम को कराने वाला सब्जेक्ट है ना, मतलब ये काम स्वयं नहीं करेगा, काम को करवाएगा किसी से। तो पहला सब्जेक्ट होता है काम को कराने वाला सब्जेक्ट, जो दूसरा होता है वो काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 टाइप के। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है वो जब सेंटेंस आप देखेंगे ना तो वो से सटा हुआ आएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है ना वो सेंटेंस के शुरुआत में नहीं दिखाई देगा आपको, बीच में कहीं भी दिखाई दे सकता है, लास्ट में हो सकता है। ठीक है, लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लेकिन पहले नहीं होगा। ठीक है, और काजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को और कैसे पहचानेंगे, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन ये बता दिया, जो है सेंटेंस के लास्ट में आना या वाना दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन मैंने बता दिया, इसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे, पहला सब्जेक्ट जो होगा वो काम को कराने वाला सब्जेक्ट होगा, मतलब काम को स्वयं नहीं करेगा। दूसरा सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि जो काम को करने वाला सब्जेक्ट, इसमें एक और दिखाई देगा, एक सब्जेक्ट काम को करने वाला होगा, जो काम को करने वाला सब्जेक्ट होगा वो से सटा रहेगा। ओके, फिर देखिए कुछ और कंडीशंस मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि जब आप काजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस को देखें तो तुरंत जान लें, पहचान लें। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो है 2 कर्ताएं होते हैं, जो है इसमें जो है एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे कभी कभी जो है काजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस इस टाइप के दिखाई देंगे आपको, इंपरेटिव टाइप के होते हैं। तो इंपरेटिव वाला एग्जाम्पल देखिए, मैं जैसे यहाँ एक लिख दे रहा हूं, जैसे अपने कपड़े, ठीक है, रमेश से धुलवाओ। ठीक है,
ये इस टाइप का सेंटेंस, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी कास्टिव वर्ब है, बट स्टूडेंट्स मैं ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं जब कास्टिव वर्ब का दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, उस टाइप में आपको समझा दूंगा। अभी जो हम आपको कास्टिव वर्ब बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो टेंस में बताना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो कास्टिव वर्ब का यहाँ जो यूज आप पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस में यूज पढ़ने जा रहे हैं। कहां पर? टेंस में यूज इसका पढ़ने जा रहे हैं, टेंस में। ओके, तो टेंस में जब इसका यूज होता है स्टूडेंट्स, तो कहाँ होता है? टेंस में इसका यूज जो होता है वो स्टूडेंट्स होता है मेन वर्ब के स्थान पर। कहां पर? मेन वर्ब के स्थान पर। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको टेंस में पढ़ने जा रहे हैं, इसका प्रयोग टेंस में पढ़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको टेंस आना चाहिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जब इसका प्रयोग आप टेंस में करेंगे तो मेन वर्ब के स्थान पे करेंगे, मतलब कहने का ये है कि जहां जहां मेन वर्ब लिखा जाता है वहीं वहीं पर आप गेट, मेक, काज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम लोग कब गेट लगाएंगे, कब मेक लगाएंगे, कब काज लगाएंगे, कब हैव लगाएंगे। तो उसको समझाने से पहले मैं बोर्ड पर टेंस में इसका एक एग्जाम्पल लिख करके आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कास्टिव वर्ब के एग्जाम्पल टेंस में होते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपने कपड़े, मैं अपने कपड़े अपने या अपनी कर लीजिए, ठीक है, माता जी से नहीं धुलाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां धुलाता, ठीक है, अभी ता निकाल दें अगर हम लोग, ता हूं निकाल दें अगर, तो यहां ना जोड़ेंगे, ठीक है, तो धुलाना हो जाएगा कि नहीं? तो धुलाना में आना है, अभी यही हम चाहें तो धुलवाता हूं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए धुलाता हूं लिखा जा रहा है, तब भी वो कास्टिव वर्ब का ही सेंटेंस है, और जो है अगर यहाँ धुलवाता हूं लिखा रहा है तब भी वो कास्टिव वर्ब का ही सेंटेंस है। अब देखिए इसमें मैंने बताया कि कास्टिव वर्ब में दो सब्जेक्ट होते हैं, तो देखिए एक सब्जेक्ट तो मैं है और एक सब्जेक्ट है अपनी माता जी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कपड़े धोने का काम कौन करेगा या कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा स्टूडेंट्स? अभी अगर नहीं होता, एक मिनट के लिए अभी मैं लिख दूंगा वापस, नहीं अगर नहीं होता तो ये होता मैं अपने कपड़े अपनी माता जी से धुलाता हूं। तो काम जो है कपड़े धोने का जो काम है वो कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? आपकी माता जी, मतलब अपनी माता जी तो कर रही है सेंटेंस में। तो यहाँ पर जब अपनी माता जी सब जो है कपड़े धोने का काम करे तो काम करने वाला सब्जेक्ट यही तो है, तो ये अपनी माता जी जो है ये काम को करने वाला सब्जेक्ट है, काम को करने वाला, ठीक है। और यहाँ जो मैं है स्टूडेंट्स, ये काम को कराने वाला सब्जेक्ट है, काम को कराने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि काजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स दो कर्ताएं जरूर दिखेंगी आपको। कौन कौन सी कर्ता? एक काम को कराने वाला और एक काम को करने वाला, तो इसमें है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि गेट कहाँ लगेगा, मेक कहाँ लगेगा, काज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। तो देखिए मैं स्टूडेंट्स क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए जब हम गेट जहां लगाएंगे वहीं पर हम लोग हैव लगा सकते हैं, ठीक है। तो गेट ऑब्लिक हैव में कर दे रहा हूं, ठीक। और जहां हम लोग मेक यूज करेंगे, मेक, वहीं पर हम लोग काज यूज कर सकते हैं, CAUS। ये अब देखिए अब बात आती है कि अब गेट और हैव कब लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, काम को कराने वाले सब्जेक्ट को ऐसे ढक लीजिएगा, ठीक है, मतलब इसको आपको नहीं देखना है। उसके बाद आप देखिए इसमें बचा है अपने कपड़े अपनी माता जी से, और उसके बाद धुलाता हूं, ठीक है। पहले मैंने नहीं लिखा था तो मैं यहाँ पर नहीं वापस लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो बचेगा अपने कपड़े अपनी माता जी से नहीं धुलाता हूं।
इसको जो काम करने वाला सब्जेक्ट है अर्थात यहाँ जो मैं है इसको आपको नहीं देखना है। इसके बाद सेंटेंस में देखिए आपके पास यहाँ देखिए अपने कपड़े और माताजी से नहीं धुलाता हूँ, वर्ब को भी नहीं देखना है आपको, वर्ब भी छोड़ दीजिए। अब इसके बाद नहीं तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया गया तो नहीं भी नहीं देखेंगे। इसके बाद इन दोनों में देखिए अपने कपड़े देखिए और अपनी माताजी। तो देखिए अपने कपड़े स्टूडेंट्स क्या है, ये जो है लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और अपनी माताजी क्या है, वो लिविंग थिंग है। तो जब सेंटेंस में स्टूडेंट्स लिविंग की बात की गई होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेक या काज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और जब सेंटेंस में नॉन लिविंग की बात की गई होगी, नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग थिंग की बात की गई होगी, तो आप जो है गेट या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आपके पास यहाँ लिविंग भी है अपनी माताजी और जो है नॉन लिविंग भी है, तो आप चाहे गेट लगा लीजिए और चाहे मेक लगा लीजिए, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए, दोनों से बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसलेशन दो टाइप से बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये ना होता, जैसे अगर ये सेंटेंस में केवल इतना ही लिखा होता स्टूडेंट्स, क्या लिखा होता, जैसे ये लिखा होता कि मैं अपने कपड़े, ठीक है, अपने कपड़े और उसके बाद यहाँ लिखा होता धुलाता हूं। वापस समझने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। और जो है जैसे इस सेंटेंस में देखिए ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस अभी मैंने लिख दिया है। तो देखिए इसमें मैं तो वापस हम लोग नहीं, यही काम करने वाला सब्जेक्ट है, इसको वापस नहीं देखेंगे। तो बचा क्या, अपने कपड़े, मैंने कहा था वर्ब भी नहीं देखना है, तो इसमें क्या है, इसमें केवल नॉन लिविंग है ना। तो जब इसका आप ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मेक नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि मेक तब लगेगा जब सेंटेंस में लिविंग थिंग की बात होगी, तो इसमें तो लिविंग है ही नहीं है, तो यहाँ कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। और नॉन लिविंग थिंग जब बात होगी तो आप गेट या हैव में से कोई एक लगा दीजिएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ तो दोनों लग सकते हैं क्योंकि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। तो जब दोनों सेंटेंस में रहेंगे, लिविंग थिंग भी रहेगा नॉन लिविंग थिंग भी रहेगा, तो आप जो है गेट लगाएं मेक लगाएं, कोई भी लगा दें, दोनों लगा करके बना सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस में दोनों थोड़ी लगेगा, अलग अलग मतलब दो टाइप का उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और अगर केवल लिविंग थिंग की बात होगी तो स्टूडेंट्स आप मेक लगाइएगा, नॉन लिविंग की ही केवल बात होगी तो गेट लगाइएगा। तो चलिए अब ये कंफ्यूजन में थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से ही दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं ट्रांसलेट करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम लोग इसका जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैं तब तक जो है थोड़ा सा यहाँ से रफ करना चाहूंगा कुछ चीजें, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये वाला जो मैंने लिखा है गेट और हैव का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है स्टूडेंट्स, इसको आप उतार लीजिएगा। मेक और काज का प्रयोग होता है कब, जब सेंटेंस में लिविंग थिंग की बात होगी, तब जो है इसको आप उतार लीजिएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ और चीजें मैं रफ करना चाहूंगा ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ से भी इसको हटा दे रहा हूँ ताकि मैं इसका ट्रांसलेशन इस जगह पे लिख सकूं और इसका ट्रांसलेशन इस जगह पे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ सेंटेंस आया हुआ है कि मैं अपने कपड़े अपनी माताजी से नहीं धुलाता हूँ। तो देखिए जिस सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो है ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नियम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला जो नियम है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लिखा जाता है सबसे पहले, उसके बाद डू या डज लिखा जाता है, ओके ठीक है। डू डज के बाद आपने देखा होगा वहां पर नॉट लिखा गया होगा, नॉट लिखा जाता है। नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद जो बची हुई चीजें होती हैं अदर वर्ड, जिसको अन्य शब्द हम लोग कहते हैं, उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। यहाँ सेंटेंस देखिए, मैं अपने कपड़े धुलाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है। तो इसलिए इसका हम लोग ट्रांसलेशन जो है अफर्मेटिव के नियमानुसार ही करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का जो नियम होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट लिखें और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें
या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें, उसमें हम लोग क्या करें, यस या ईएस लगा दें और प्लस ऑब्जेक्ट लिख दें, और उसके बाद अगर कुछ बचे हुए शब्द हैं तो उनकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं। अभी मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, बोर्ड पर मैंने केवल नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस आए हुए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं, बस एक अफर्मेटिव सेंटेंस का है और एक नेगेटिव का। ये अफर्मेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कास्टिव वर्ब यूज कैसे करेंगे वो समझाने का प्रयास करते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए रूल पहले हम बना लेते हैं। देखिए कास्टिव वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये कह रहा है डू लिखें या डज लिखें, तो आप डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करें। उसके बाद क्या कह रहा है, आप नॉट का प्रयोग करें तो नॉट यूज करें। देखिए स्टूडेंट्स अब यही मेन पॉइंट है, ये कह रहा है कि अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें। क्या लिखें? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें। तो मेन वर्ब के स्थान पे किसका प्रयोग करना है आपको? गेट का प्रयोग करना है या मेक का प्रयोग करना है, ठीक है, या काज का प्रयोग करना है या हैव का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया है कि जहां गेट लगेगा वहीं हैव लगेगा, मतलब गेट और हैव में से किसी एक का प्रयोग ही करेंगे। जहां मेक लगेगा स्टूडेंट्स, जहां पर मेक लगता है वहीं पर काज लगता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्लियर कर लें कि हमें गेट लगाना है कि मेक लगाना है। तो यहाँ तो दोनों लग सकता है कि लिविंग भी है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो दोनों लग सकता है। तो मैं यहाँ पर दोनों लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक बार गेट यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक और नियम इसका बनेगा ना स्टूडेंट्स, तो उसको भी लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस। अब की बार हम गेट नहीं यूज करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने गेट यूज कर दिया था। अब की बार हम लोग मेक यूज कर ले रहे हैं, तो यहां मैं मेक यूज कर दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कह रहा नियम, ऑब्जेक्ट लिखे। तो आप जो है बिना किसी हिचकिचाहट के आप ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख दें। अब ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अब अदर वर्ड लिखें, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना होगा, अभी आपके सेंटेंस का मेन वर्ब पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपने मेन वर्ब के स्थान पे गेट या मेक का प्रयोग कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया है तो इसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मेन वर्ब लिखना होगा। और अगर आपने गेट का यूज किया है तो सेंटेंस का जो मेन वर्ब यूज किया जाएगा वो थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। अगर आपने मेक यूज किया मेन वर्ब के रूप में तो जो यहाँ वर्ब यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस का मेन वर्ब, उसका जो यहाँ पर यूज होगा वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ बाई लिख देना है, और इस सेंटेंस में भी मतलब इस नियम में भी आपको बाई लिख देना। बाई लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या लिखना है, काम करने वाले कर्ता की अंग्रेजी, काम करने वाले, ठीक है, काम करने वाले कर्ता की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है। मैं ये चीज यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं। आप क्या लिखेंगे, काम करने वाले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद में आपको कुछ नहीं लगाना है। तो चलिए मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ है, मैं अपने कपड़े अपनी माता जी से नहीं धुलाता हूं। तो क्या कह रहा नियम, मैं। सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहा, आई के साथ डू या डस में से कोई एक लगेगा। तो आई के साथ डस तो लगता नहीं है, आई के साथ जो स्टूडेंट्स यूज होता है वो डू यूज होता है। डू यूज कर लिया आपने। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट, तो आप नॉट का इस्तेमाल कर दें, ठीक है। नॉट इस्तेमाल हो गया। उसके बाद गेट यूज करना है, तो आप गेट यूज कर लीजिए। अब देखिए ये मैं इसका ट्रांसलेशन मैं इस वाले नियम पे कर रहा हूँ। इस वाले नियम पे अगर आपको करना हो तो अभी इस गेट की जगह पे आप मेक रख लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब गेट मैंने यूज कर लिया। अब क्या कह रहा है, जो है ऑब्जेक्ट लिखें। अब ये तो काम करने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट ना समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है कि जो काम करने वाला सब्जेक्ट होगा वो से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ से जुड़ा भी है। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो अपने कपड़े हैं, तो आई के साथ अपने की जो अंग्रेजी यूज होती है वो माई यूज होती है। उसके बाद कपड़े की अंग्रेजी क्लॉथ्स,
तो आपने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब सेंटेंस का जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करें, क्योंकि आपने गेट का प्रयोग किया है। अगर गेट का प्रयोग किया है आपने तो दूसरी क्रिया थर्ड फॉर्म में, अगर यहाँ मेक यूज किए होंगे तो यहाँ दूसरी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ मुझे थर्ड फॉर्म ही यूज करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर गेट का यूज कर लिया है। तो ये हो जाएगा वास्ड। ठीक है, धोने के, धुलाने की अंग्रेजी या धोने की अंग्रेजी वास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आप बाई यूज करें तो आप यहाँ बाई लगा दें। और उसके बाद क्या कह रहा है, काम करने वाले कर्ता की अंग्रेजी, तो अपनी माता जी है तो अपनी की अंग्रेजी फिर से वापस स्टूडेंट्स माई हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई यूज होता है। और उसके बाद माता जी की अंग्रेजी आप यूज करें तो हो जाएगा माई मदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आई डू नॉट गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मदर। ओके, इस वाले सेंटेंस को भी मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे ट्रांसलेट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका नियम जो है अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले नियम देख लीजिए। तो देखिए कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आप वर्ब लिखिए। अब ध्यान रहे वर्ब की जगह पे किसका प्रयोग करना है आपको, तो वर्ब की जगह पे जो यूज होगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया, गेट, मेक, काज, हैव में से किसी एक का। तो पहले आप श्योर हो लीजिए कि भाई गेट लगाना है कि मेक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको ढकेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इस काम करने वाले कर्ता को नहीं काउंट करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं गिनेंगे, तो आपके पास बचा है, और क्रिया भी नहीं देखेंगे तो आपके पास बचा क्या है, अपने कपड़े। और अपने कपड़े क्या है, नॉन लिविंग है। तो जब सेंटेंस में नॉन लिविंग आया हुआ होता है तो हम लोग कास्टिव वर्ब गेट का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा गेट या गेट्स, जैसा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये कह रहा ऑब्जेक्ट लिखें, तो आप ऑब्जेक्ट लिखें। ऑब्जेक्ट लिख लिया आपने। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर ये अदर वर्ड आप सोच रहे होंगे, तो मैंने क्या कहा, अदर वर्ड ना लिखे, अभी सेंटेंस का मेन वर्ब बचा हुआ है। तो सेंटेंस का यहाँ मेन वर्ब जब हम यूज करेंगे तो अब की बार फिर से हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेन वर्ब की जगह पे गेट यूज कर दिया है। और उसके बाद आपको बाई लिखना है स्टूडेंट्स, और बाई के बाद वापस में इस को भी इसी में ऐड कर दे रहा हूं। क्या लिखना है, काम करने वाले कर्ता की अंग्रेजी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका नियम बन गया। अब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, मैं अपने कपड़े धुलाता हूं। ठीक है, तो मैं अपने कपड़े धुलाता हूं, उसका कैसे ट्रांसलेशन होगा, ये नियम देखिए कह रहा, पहले आप सब्जेक्ट लिखें तो हो जाएगा आई, फिर आई के साथ गेट्स तो लगेगा नहीं, आई के साथ गेट ही लगेगा, तो ये हो जाएगा गेट। उसके बाद क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अपने कपड़े, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, और उसके बाद कपड़े की अंग्रेजी क्लॉथ, तो हो जाएगा आई गेट माई क्लॉथ्स। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट लिख लिया आपने। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो धोने का थर्ड फॉर्म आप वापस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉश्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, बाई लिख दिया गया। उसके बाद काम करने वाले कर्ता की अंग्रेजी लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें काम करने वाला कर्ता है ही नहीं है, तो जब काम करने वाला कर्ता नहीं है तो हमें बाई भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई गेट माई माई क्लॉथ, और उसके बाद वास्ट। यहाँ आपको बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया क्यों नहीं लिखना है आपको, क्योंकि उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से अभी इस काजेटिव वर्ब का पूरे टेंस में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है उसको जो है काजेटिव वर्ब का पूरे टेंस में प्रयोग करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर मैं सारे टेंसेस को इसमें प्रयोग करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो है फिर जो है आपको समझने में हो सकता है कि या देखने में परेशानी महसूस हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कोई नया यूज आपको दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। बहुत लंबा है।